वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग HPSC PGT इकोनॉमिक्स के लिए जो प्रैक्टिस सीरीज़ हमने क्वेश्चंस की स्टार्ट की हुई थी, उसी प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम एक PGT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का PGT का क्वेश्चन पेपर है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये जो PGT का पेपर है किस सेट का है या किस स्टेट का है, लेकिन ये 2018 का PGT इकोनॉमिक्स का पेपर है और इसके अंदर 50 क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, जो कि प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेंगे। आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे चैनल से नया जुड़ा है, एक बार आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। HPSC PGT इकोनॉमिक्स के नाम से तो आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय DD से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करते हैं उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का PGT इकोनॉमिक्स का 2018 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द cost ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन इज रेफर एज। यहाँ पर बोला गया है कि वो कॉस्ट बताओ जो कि बेस्ट अल्टरनेटिव को फोरगोन करने पर आपको उठानी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको कहीं आप काम कर रहे थे, 5,000 सैलरी मिल रही थी, एक ऑप्शन 6,000 का है, एक ऑप्शन आपके पास 12,000 का है। तो आप क्या करते हो? 12,000 वाली सैलरी के ऑप्शन को चुन लेते हो। जब आप अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनते हो तो इससे क्या होता है, जो दूसरे ऑप्शंस हैं आपको वो फोरगोन करने पड़ते हैं, आपको वो छोड़ने पड़ते हैं, और वो छोड़ना ही आपकी बेस्ट अल्टरनेटिव की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, या मैं कहूँ अल्टरनेटिव कॉस्ट जो है वो आपकी अवसर लागत जो है वो रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? पहली बात, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो कि फैक्ट से चलती है, जो कि फिगर्स से चलती है, जिसमें डेटा की इंपॉर्टेंस है, हर चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा, रिलेशनशिप को समझा जाएगा कि एक्चुअल में है या नहीं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जब हम ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, व्हाट शुड बी, आपको ये काम करना चाहिए, इकोनॉमिक्स में ऐसा होना चाहिए। जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स में अपनी राय ज़्यादा देते हैं, वो इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो यहाँ पर जो गलत जो आंसर है वो है आपका व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये वाला जो सेंटेंस रहेगा ये आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का रहेगा, ना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। बाकी दोनों ऑप्शन आपके ठीक हैं। जैसे व्हाट इज़, यहाँ पर है कि क्या सिचुएशन है, जब आप ये बताओगे तो ये एक्चुअल सिचुएशन आप बता रहे हो, और यहाँ पर भी आप इकोनॉमिक्स के जितने भी फिनोमिना हैं उनकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन बता रहे हो। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, नोट आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज डिसमल साइंस। इकोनॉमिक्स को डिसमल साइंस किसने जो है डिफाइन किया? अब इसका आंसर तो थॉमस कार्लियली है।
लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आंसर देने से काम नहीं चलता। आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ आया, डिसमल साइंस होती क्या है। डिसमल साइंस इकोनॉमिक्स में क्या होती है, जब आप इकोनॉमिक्स में किन टॉपिक्स को डील करते हो, डिप्रेसिंग टॉपिक्स को। जब आप इकोनॉमिक्स में क्या करते हो, डिप्रेसिंग टॉपिक्स को डील करते हो, तो उस टाइम पर जो साइंस यूज़ की जाती है वो आपकी डिसमल साइंस होती है। एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँ कि इट इज़ ऑफ्टन यूज टू कन्वे द आइडिया, इकोनॉमिक आइडिया, या मैं कहूँ विद ग्लूमी या डिप्रेसिंग टॉपिक। अगर मैं एग्जांपल कहूँ, डिप्रेसिंग टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या मैं कहूँ स्कार्सिटी एक समस्या है। तो जब आप स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को जो है वो क्या कर रहे हो, जब आप स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से डील करते हो, तो ये इकोनॉमिक्स का कैसा टॉपिक हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स का डिप्रेसिंग टॉपिक हो गया। जब आप स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस तरह के टॉपिक्स से डील करते हो, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स में एक तरह से नेगेटिव साइड वाले टॉपिक्स जो कि समस्या को दिखाते हैं, तो वो साइंस आपकी डिसमल साइंस होती है। ये थॉमस कार्लिएली ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाई पावर मनी क्या होती है। हाई पावर मनी में आपको पता है कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व्स होते हैं वो भी आते हैं, और करेंसी इन पब्लिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट दैट आरबीआई चार्ज इट्स क्लाइंट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज रेफर्स टू। यहाँ पर बोला गया है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या मैं कहूँ जो सेंट्रल बैंक है, वो रेट बताओ जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने क्लाइंट से चार्ज करता है। तो मैं कहूँ आरबीआई का क्लाइंट कौन होता है, कमर्शियल बैंक। वो रेट बतानी है जो कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है शॉर्ट टर्म में लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो सबको पता है अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा तो वो रेपो रेट पे देगा, और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन देता है वो बैंक रेट पे देता है। तो यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म के लिए जो रेट होगी उसकी वो रेपो रेट होगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हम ड्रॉ करेंगे, जिसमें दो कमोडिटी होंगी, जो कब वो चेंज नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्स कमोडिटी, यहाँ वाई कमोडिटी। अब आपको ऐसे ऑप्शन को चुनना है जब आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मूवमेंट तो हो लेकिन उसमें शिफ्टिंग वगैरह ना हो। पहला देखिए, अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, अगर आपको एक्स को प्रोडक्शन करने वाले रिसोर्स भी बढ़ जाए, वाई का प्रोडक्शन करने वाले रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं, तो आपका ये पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट करेगा। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, तो ये तो हमने कर दिया काटा। इसके बाद अगला देखिए, जब कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप मोर एफिशिएंटली। मोर एफिशिएंटली का मतलब है कि मान लो आप पहले एक्स की इतनी कमोडिटी बना पा रहे थे, अब आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी हो गई है कि अब एक्स को पहले से ज़्यादा बना पा रहे हो। तो यहाँ पर भी आपने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या आ गया, शिफ्ट आ गया। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। अगला देखिए, जब आप दोनों ही कमोडिटी को अच्छे से बना पाते हो एफिशिएंटली, मतलब पहले एक्स और वाई इतनी बन रही थी, अब आपने एक्स और वाई को और बना दिया, दोनों को ही बना पा रहे हो, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, एक ग्रेटर अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स अगर आप बनाते हो एट अ एक्सपेंस ऑफ वाई कमोडिटी, ये क्या है, वो कह रहा है जब आप एक्स को ज़्यादा बनाते हो तो वाई छोड़ते हो। जब आप मान लो पहले आप वाई इतना बना रहे थे और एक्स इतना बना रहे थे, तो वो कह रहा है एक्स को बनाने के लिए आपको वाई छोड़ना पड़ रहा है। तब आप देखिए ए पॉइंट से आप कहाँ चले गए, बी पे चले गए। जब ए से बी पे आप आए
तो ये मूवमेंट हुई, ना कि शिफ्टिंग। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि कब आई, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब है उसमें चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट। अब आपको टोटल यूटिलिटी कर्व बना लो, या तो जब आपका टोटल यूटिलिटी कर्व डिमिनिशिंग करने लग जाता है या बढ़ता है, किस रेट से बढ़ता है, जब वो आपका किस रेट से बढ़ता है, जब वो आपका डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, मैं कहूँ घटती दर से इस हिस्से में हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा होता है। तो उस टाइम आप सबको पता है कि जब आपका टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी आपका डिमिनिश कर रहा होता है। ऐसे नीचे की तरफ गिरा हुआ एक डायग्राम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट करता है एवरेज प्रोडक्ट कर्व को। अब आप देखिए प्रोडक्शन में दो कर्व के बीच में रिलेशनशिप है। ये आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका एवरेज प्रोडक्ट। अब आपसे पूछ रहा है प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कट करता है एवरेज प्रोडक्ट कर्व को कब। एवरेज प्रोडक्ट कर्व को मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व उसके मैक्सिमम पे कट करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व क्या करता है, ये रहा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो कि एवरेज प्रोडक्ट कर्व को उसके मैक्सिमम पर कट करता है। तो हम क्या कहेंगे, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को कट करता है तो एवरेज प्रोडक्ट कर्व उस टाइम पर हमारा मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फिनोमिना व्हेन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन असेट्स डिक्रीज, या फिर उसकी वैल्यू वियर और टीयर की वजह से ख़त्म हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम कोई कमोडिटी या असेट्स को यूज़ करते हैं और यूज़ करने से उसकी वैल्यू में क्या आ रही है, गिरावट आती है, तो इकोनॉमिक्स में इस टर्म को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में एक फर्म को लॉस भी होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ शॉर्ट रन फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कब क्लोज करती है अपना शटडाउन, या कहूँ मैं शटडाउन कब करती है, जब एक फर्म को उसका प्राइस उसकी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर नहीं मिल रहा होता, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि देखो एक फर्म को ये पता है कि शॉर्ट रन में अगर वो अपना प्रोडक्शन बंद भी कर देती है तब भी उसको फिक्स फैक्टर की लॉस उठाना ही पड़ता है। तो ऐसे में वो चाहती है कि उसको उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मिलती रहे। अगर उसे वो भी नहीं मिलती तो वो क्या कर देती है, शट डाउन कर देती है, बिजनेस बंद कर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है उससे क्या क्रिएट नहीं होता। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डज नॉट क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। देखो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है तो ब्रांड के प्रति लोगों का विश्वास होता है। जैसे कि जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से, ठीक है। तो ये तो सही है, तो ये तो नहीं हो सकता। गिव राइज टू अ नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, मतलब जो नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व होता है उसमें क्या होता है कि नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व राइज करता है, ये भी सही है।
सेलिंग कॉस्ट रैशनल आती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से। जब दो प्रोडक्ट है उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है तो हर कोई एक नई स्ट्रैटेजी लगाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो ये भी सही है। लेकिन गारंटी नहीं होता कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना, मान लो डव है एक लक्स की साबुन है, तो दोनों के प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो क्या इस चीज़ की गारंटी है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से उनको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होता रहेगा? ऐसा तो नहीं है। हो सकता है उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो सकता है उनको लॉस भी हो रहा हो। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देगा, बाकी सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुर्नोट का मॉडल किस मार्केट स्ट्रक्चर पे बेस है? तो कुर्नोट का मॉडल ड्यूओपोली का मॉडल है, जिसके अंदर ये मान लेते हैं कि दो जो फर्म्स होती हैं वो ये मान लेती हैं कि उनकी कॉम्पिटिटिव फर्म किसी भी तरीके से आउटपुट में अब कोई चेंज नहीं करेंगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन में लेबर मार्केट में इक्विलिब्रियम डिसाइड करने की कंडीशन आपसे पूछी है। वैसे तो क्या होती है, हमारी वेज रेट बराबर होनी चाहिए किसके, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है, तो वेज रेट किसके बराबर होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर के बराबर भी होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फिनोमिनल वेयर द नंबर ऑफ आवर ऑफर्ड फॉर अ वर्क डिक्लाइन विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन वेज रेट। अब आप बताइए, जब आपकी वेज रेट बढ़ जाए, आप क्या है, वेज रेट के बढ़ने पर काम करने के घंटे जो हैं आपको बढ़ाने चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, काम करने के घंटों को कम करते हो। तो इस सिचुएशन में आपकी जो वेज रेट है उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो उसको हम बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व से दिखाएंगे कि जैसे जैसे आपकी वेज रेट बढ़ गई, आपने अपनी सप्लाई जो है वो क्या कर दी, कम कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर आप आराम करना काफ़ी पसंद कर रहे हैं काम करने की बजाय। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इजी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना कि स्टॉक जो कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, एक होता है स्टॉक, एक होता है फ्लो। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन है, इसको पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र किया जाता है, इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन होता है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ वन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है कि एक साल का टाइम पीरियड है और देश के जो नॉर्मल नागरिक हैं देश के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं और मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट में बेचते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नॉर्मल रेजिडेंस की वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? GDP एट मार्केट प्राइस की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि ये कंसीडर करता है ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री की इनकम। यही बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या आएगा, हमारे देश के अंदर के जो लोग होते हैं ना, हमारे देश के जो
अंदर के लोग हैं उनकी इनकम को कंसीडर करेंगी। ओल्ड सिटीजन्स की अगर हम करते हैं तो वहाँ पर तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने उनकी इनकम को भी इसमें जोड़ लिया, जो कि नेशनल इनकम बन जाएगी। अब ये डोमेस्टिक इनकम नहीं रहेगी अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर यही नोट में सही है। बाकी देखिए ये आपकी टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है कि अपने देश की सीमा का है, सही बात है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने प्रोड्यूसर है उनको शामिल करना, ये भी सही बात है। और जीडीपी में जीडीपी जो होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उसमें डेप्रीशिएशन तो होता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शन ऑफ मनी इनेबल्स इट इज एक्ट एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, कि मनी का कौन सा फंक्शन जो होता है एक मूल्य में हर चीज़ को मापता है। तो ये होती है यूनिट्स ऑफ वैल्यू। हर चीज़ का प्राइस जब एक नंबर में, एक यूनिट में होता है तो उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर रेपो रेट इंक्रीज कर जाती है तो क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो लैंडिंग रेट भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लैंडिंग रेट, लोन महंगा हो जाएगा और यहाँ पर इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या नहीं करता। सेंट्रल बैंक कभी भी हम सिटीजन्स का बैंक नहीं होता, यही इसका काम नहीं है। बाकी सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। यहाँ है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी एमपीसी गिर जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी होती हैं, आप अपनी एमपीसी घटाने लग जाते हो। और एमपीसी क्या होती है, पुअर पर्सन की ज़्यादा होती है, रिच की कम होती है। ये बात भी सही है। एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 होती है, ये भी बात सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कौन सा एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट नहीं है। तो हमें पता है एग्रीगेट डिमांड का जो कंपोनेंट होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो नेट एक्सपोर्ट होता है, ना कि नेट इंपोर्ट। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डज नॉट एक्सहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या रूल है जो वो नहीं लगता। पहली बात ये कह रहा है एमपीसी में और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये सही है। जितना आपकी एमपीसी ज़्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती है। और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मल्टीप्लायर में अपोजिट रिलेशन होता है। मल्टीप्लायर उतना कम होगा जितनी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 0, ये बात सही है। मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती बल्कि 1 होती है। यही हमारा यहाँ पर गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉल इन अ मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देश में कैसी एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल, जो कि डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स के हिसाब से डिसाइड हो रही है। जब हम अपनी देश की करेंसी को, वैल्यू को डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स के हिसाब से अपने देश की करेंसी की वैल्यू को घटाते हैं, तो इसका मतलब आपने अपनी देश की करेंसी का डेप्रीशिएशन कर दिया। डेप्रीशिएशन का मतलब $1.50 का था, अब आपका
$1 खरीदने के लिए अब आपको 70 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स तो बढ़ जाएंगे और इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई सोर्स इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बाय। फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई सोर्स मतलब हमारे देश में फॉरेन रिजर्व्स नहीं आएगा किससे? अगर आप फॉरेन एसेट्स को परचेज करते हो तो आपके यहाँ से पैसा दूसरे देश में जाएगा। यही एक ऑप्शन है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई नहीं हो रही, बल्कि आप उनको क्या कर रहे हो, बाकी सब में देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके देश में पैसा आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी देश में पैसा आ रहा है, अगर आपको कोई गिफ्ट्स मिलते हैं तब भी देश में पैसा आ रहा है। लेकिन अगर आप परचेज करते हो एसेट्स को फॉरेन कंट्री में तो ये आपकी सप्लाई का सोर्स नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है बजट में उसका कंपोनेंट नहीं है? तो अगर हम कहें, अगर हम पब्लिक डेट की रीपेमेंट करते हैं तो एक कैपिटल अकाउंट में आएगा, ना कि करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट या रिवेन्यू अकाउंट, रिवेन्यू अकाउंट्स वो अकाउंट्स होता है जिसमें वो खर्चे होते हैं जो अकरिंग इन नेचर होते हैं, जो रेगुलरली आपको करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रीपेमेंट करते हो पब्लिक डेट की तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसिप्ट को माइनस करते हो प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ आपसे फॉर्मूला पूछा गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर है जिसमें आपने यहाँ पर टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन कैपिटल रिसिप्ट। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये बजट डेफिशिएट का, फिस्कल डेफिशिएट का, या प्राइमरी डेफिशिएट का, या रेवेन्यू डेफिशिएट का। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में विद एक्सप्लेनेशन देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सैम्पलिंग मेथड वेयर 1 यूनिट आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो। एक बॉक्स है, इसमें से आप 1 यूनिट को तो रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो, बाकी जो दूसरी यूनिट्स को सिलेक्ट करने की जब बात आती है तो आप उनको इंटरवल में सिलेक्ट करते हो। जैसे मान लो आपने पहली यूनिट जो उठाई इस बॉक्स से वो 5 थी, उसके बाद आप हर इंटरवल के बाद आप कह रहे हो 5 के बाद मैं 10वीं उठाऊंगा, फिर 15वीं। तो यहाँ पर जब आप इस तरह से चलते हो, पहली को रैंडमली उठाते हो, उसके बाद सिस्टमैटिकली चलते हो, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन, मीडियन, मोड, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम है, लेकिन रेंज जो होता है वो सेंट्रल मेजर में नहीं आता। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज मीन स्क्वायर डेविएशन? मीन स्क्वायर डेविएशन कौन सा जो है वो जाना जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन को ही आप मीन स्क्वायर डेविएशन कह सकते हैं, क्योंकि एक्स में से आप मीन को क्या करते हो, उसका समेशन करते हो, उसका स्क्वायर करते हो, और अपॉन में आपका एन होता है, तो ये आपका मीन डेविएशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द कोरिलेशन इज यूनिट 1, तो आप क्या बोलोगे? 1 है और 1 के आगे क्या है? प्लस है, तो ये आपका पॉजिटिवली कोरिलेशन होगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर कौन सेटिस्फाई करता है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो होता है, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फिशर आइडल इंडेक्स जो है वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हमसे 12th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। व्हाट वाज नॉट अ पॉलिसी रिफॉर्म न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमने जब एलपीजी पॉलिसी अपनाई 1991 में, तो क्या चीज़ हमने नहीं अपनाई? उस टाइम पर हम फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने नहीं अपनाया। बाकी सभी की वो डी लाइसेंसिंग इंडस्ट्री, फारा को फार्मा में बदलना, ये सब हमने यूज़ किए, लेकिन हमने फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ नहीं किया। 1997 में हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, लेकिन रिफॉर्म्स हम 1991 में लाए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया हाईएस्ट डिमांड वाटर की क्यों होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें इरिगेशन के लिए, फिर हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमें इरिगेशन के लिए सबसे ज़्यादा नीड है वाटर की इंडिया में। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर राइज हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है। काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ना वो इकोनॉमिक्स में क्या माना जाता है? तो हम कहते हैं अगर हमारे यहाँ वर्किंग या वर्क फोर्स बढ़ रही है तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का साइन होता है, और इंडिया में अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप बाय NSSO? नेशनल सैंपल सर्वे जो है उसने कौन से कॉन्सेप्ट को अनएम्प्लॉयमेंट के डेवलप किया है? वो यूजुअल स्टेटस देखता है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि काफ़ी टाइम पीरियड से अनएम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है, ये भी सही है। करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट का लेबर का देखता है कि एक हफ्ते में कितना टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहे, और करंट डेली स्टेटस भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का देखा जाता है कि कम से कम आपको एक दिन में इतने घंटे काम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट है जिसमें फेवरेबल सेक्स रेशो है? तो फेवरेबल सेक्स रेशो केरल में है, जहाँ पर फीमेल जो है ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। हरियाणा की सिचुएशन तो काफ़ी बुरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंडर टेनेसी रिफॉर्म्स, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उसमें आपको काश्तकारों को बचाना था, उनके लिए एग्रीकल्चर में कौन कौन से मेजर्स को कंसीडर किया? पहला कि ज़्यादा जो लैंड है उसका ज़्यादा रेंट ना हो, जो टेन्योर है जो एक्चुअल में उस पर काम करता है उसको भी सिक्योरिटी रहे, और जो काम कर रहा है उसको ओनरशिप राइट मिले, ये भी देखा गया। ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ WTO एग्रीमेंट? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा इसमें से एग्रीमेंट नहीं है? तो यहाँ पर फेरा जो है WTO का एग्रीमेंट नहीं है। ट्रिम स्ट्रिप और मल्टी फाइबर एग्रीमेंट WTO के एग्रीमेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या चीज़ गवर्नमेंट को करने के लिए नहीं कहता? वो कहता है कि इसकी रिक्वायर्ड नहीं है। ये है कि जो क्या नहीं करने की ज़रूरत है वो है इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फॉरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसने जो है बिल्कुल भी नहीं कहा कि क्या किया जाए, इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज़ किया जाए। उसका मोटिव है कि फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए, पब्लिक डेट को लिमिट में रखा जाए, रिवेन्यू सरप्लस अगर आप अटेन कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमाइज़ नहीं करनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट में नहीं बोला गया, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन पूछे गए हैं NK सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
क्या मनरेगा का ऑब्जेक्टिव नहीं है? मनरेगा आपको पता है कि जो 100 डेज के लिए लेबर को क्या प्रोवाइड करती है? काम प्रोवाइड करती है। तो मनरेगा चाहती है कि रूरल इंडस्ट्रियाँ स्टैब्लिश करना, ये मनरेगा का ऑब्जेक्टिव नहीं था। बाकी रूरल इनकम बढ़े, रूरल असेट्स बढ़े, मैनुअल वर्क लोगों को मिले, ये सब जो है मनरेगा के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है कोई लेना देना इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डेफिनेशन इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ। जो खुले में शौच की समस्या थी उसको दूर करने के लिए क्या जो है बोला गया? प्रधानमंत्री, सबको पता है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन में ये कोशिश की गई कि सबको जो है ये ओपन डेफिनेशन की जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म किया जाए। तो स्वच्छ भारत मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ आंध्र प्रदेश अमंग स्टेट इन 14th फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर वास। जो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश स्टेट का 14th फाइनेंस कमीशन में ट्रांसफर्स में शेयर्स पूछा गया। तो 1.37% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब इन्वेंशन हुई ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की, उस टाइम आपको पता है जो HIV सीड्स हैं उसने बहुत रोल प्ले किया क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो इन्वेंशन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या इंक्लूड नहीं करते कि लैंड्स का प्राइवेटाइजेशन हो, ये बिल्कुल भी कोई ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, बल्कि कहा गया था कि HIV सीड्स को यूज़ करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ऑफ द लैंड नहीं था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट? बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्विस सेक्टर का हमारी नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है? 53 से 55% कंट्रीब्यूशन हमारी सर्विस सेक्टर का नेशनल इनकम में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री? इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेशन कौन करता है? तो इंडिया में रेगुलेशन जो करता है इंश्योरेंस कंपनी का वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।